नमस्कार, मैं हूं अजिता। सक्सेस मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैनेजमेंट में अच्छे रोजगार पाने की संभावनाओं के कारण अच्छे बिजनेस स्कूलों में दाखिला पाना हर किसी का सपना होता है और इस सपने को साकार करता है मैट एग्जाम, जिसमें पास करने से ज्यादातर बिजनेस स्कूलों में दाखिला पाना आसान हो जाता है। आपका रिजल्ट अच्छा कैसे हो और आखिरी वक्त में किन बातों का आपको ख्याल रखना है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करियर काउंसलर अंकुर जैन। बहुत स्वागत आपका अंकुर जी। तो अगर आप भी मैट एग्जाम दे रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैट मैनेजमेंट क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है। ज्यादातर मैनेजमेंट संस्थानों में मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सेज में प्रवेश मैट के स्कोर के आधार पर ही दिए जाते हैं। मैट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है, जिसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी आईमा साल में 4 बार आयोजित करवाता है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास करने वाले स्टूडेंट मैट का एग्जाम दे सकते हैं। मैट एग्जाम के लिए जरूरी है कि पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी की जाए। परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स स्किल्स, डाटा एनालिसिस एफिशिएंसी, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत सवाल के लिए 0.25 अंक कट जाते हैं। परीक्षा में 200 प्रश्न होंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। परीक्षा इतनी खास है तो जाहिर है एग्जाम में बैठने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हर सेक्शन की अलग अलग तैयारी करें। सवालों के स्टाइल को समझने के लिए वेबसाइट पर दिए गए सैंपल पेपर्स की मदद लें। अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाने के लिए कोचिंग संस्थानों की भी मदद ली जा सकती है। गणित के सवाल हल करने के लिए कॉन्सेप्ट समझें। हर टॉपिक के अलग अलग नोट्स बनाकर पढ़ाई करें ताकि रिवीजन में मदद मिले। मॉक टेस्ट पेपर की मदद से आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। मैट की तैयारी करते वक्त बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। चलिए, तो वो लोग जो मैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ करना है ये जानते हैं अंकुर जी से। अंकुर जी, कहा जाता है कि पासपोर्ट है तकरीबन 600 बिजनेस स्कूल्स में आपके दाखिले का देश भर के नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। किस तरह से आपके क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए इसकी तैयारी की? और अब क्योंकि लास्ट मोमेंट है, फरवरी में एग्जाम है, तो वो लोग जो इस बार अटेम्प्ट ले रहे हैं वो क्या करें? देखिए, पहली बात आपने सबसे सही कही कि ये एग्जामिनेशन एक काफ़ी ज़्यादा बिजनेस स्कूल्स की एडमिशन के लिए ओपन है और दिसंबर में अभी हुआ था और अभी फरवरी में फिर है। तो ये दोनों वाले जो स्लॉट्स हैं इसमें 20 स्कूल्स ज़्यादा रहते हैं। सो स्टूडेंट्स को फोकस ज़्यादा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तैयारी अब तो खैर लास्ट मोमेंट है, मैं ये कहूँगा, जैसा आपने भी कहा। मैं साथ में ये कहूँगा कि अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम जो ऑनलाइन है वो 5 फरवरी को है और पेपर बेस्ड उसके बाद स्टार्ट हो रहा है 11 फरवरी से। ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे कि अभी भी महीने भर के करीब का जो टाइम है तो वो आराम से अभी तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वो मॉक टेस्ट देने पर ध्यान दें, क्योंकि 2.5 घंटे के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए स्किल है। तो जितनी पढ़ाई हो चुकी है उसके अलावा इम्प्रूवमेंट पेपर देने से, और पेपर देने के साथ साथ उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करने से। यही लास्ट मिनट टिप्स सबसे बड़े कहे जा सकते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। उससे कैसे बचना चाहिए, मतलब किस तरह से आप पेपर को लें? देखिए, नेगेटिव मार्किंग इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स रैंडम गेस ना कर सकें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो बिना आंसर पता हुए भी कोई मार्क कर सकता है। उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जाती है। स्टूडेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि जिस प्रश्न के उनको उत्तर बिल्कुल ही नहीं कुछ आइडिया है उसको ना करें। लेकिन अगर मान लीजिए वो 4 में से 2 ऑप्शन हटा देते हैं या 5 में से 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन हटा देते हैं, तो उनको फिर उसके बाद गेस करना चाहिए। इसको हम एजुकेटेड गेसिंग बोलते हैं। वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उस टाइम नेगेटिव मार्क्स उतने ही हैं जबकि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कम हो गए हैं।
तो इसलिए स्टूडेंट्स को फिर भी पॉजिटिव मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ये करना चाहिए कि रैंडम गेसिंग, यानी जिसे कहते हैं हिंदी में आंख बंद करके तुक्के ना मारें, वो ना करें। लेकिन हाँ, अगर एक आध ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 कर पा रहे हैं, 3 कर पा रहे हैं, तो उसके बाद जरूर अटेम्प्ट करें। फोकस किस पर ज्यादा रखने की जरूरत है? जैसे इसमें इंग्लिश, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है वो है, इसमें आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स हैं, आपका डाटा एनालिसिस एफिशिएंसी देखी जाती है। तो इन तीनों के लिए अगर हम एक एक करके बात करें तो कैसे, हाउ टू गो अबाउट? देखिए, ऐसे एग्जाम में 5 सेक्शन हैं, जिसमें से एक सेक्शन जीके का है, जिसका स्कोर मैट के स्कोर में इंक्लूड नहीं होता है, वो स्कोर अलग से आता है। अच्छे 20 स्कूल्स वो स्कोर भी देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स को जीके पर फोकस थोड़ा सा तो जरूर करना चाहिए। एग्जाम में जीके सेक्शन के ऊपर अटेम्प्ट करें तो अगर 40 क्वेश्चन भी हैं तो हद से हद 10 मिनट में अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी बचा जो टाइम है एग्जाम का, उसके अंदर वो बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए इक्वली टाइम दे सकते हैं। बचे 160 क्वेश्चन में से अगर आप देखेंगे तो 4 सेक्शंस आते हैं। एक मैथ्स का सेक्शन है, एक इंग्लिश का सेक्शन है, इसके अलावा एक डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, और इसके अलावा एक इंटीग्रेशन, एक रीजनिंग स्किल्स का सेक्शन है, जिसमें इंटेलिजेंस इन क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। चारों तरह के सेक्शंस अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं, तो स्टूडेंट को बेसिक बुकलेट्स वगैरह से उठाकर मटेरियल पढ़ना चाहिए और वहां से सॉल्व करना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करें हर एरिया के, और उसके बाद धीरे धीरे फिर पहले छोटे टेस्ट पेपर से स्टार्ट करें, ताकि एक पेपर का एक टाइम का एनालिसिस हो, और फिर बाद में जब काफी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बड़े पेपर्स के साथ मॉक टेस्ट करें। यही सही स्ट्रैटेजी रहेगी प्रिपरेशन की। लेकिन कुछ स्पेसिफिक आप बताना चाहेंगे कि कुछ स्पेसिफिक बुक्स या कुछ ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल आई थिंक जो मदद, हाँ, मैं देखिए ऐसा है, इसमें चारों सेक्शन एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 2 तरीके के सवाल मेन आते हैं। एक आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेजेस आएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस और आंसर्स चॉइसेस अवेलेबल रहते हैं। स्टूडेंट्स को पैसेज पढ़कर और आंसर देना है कि इस पैसेज की बेस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सेक्शन सबसे ज्यादा रीडिंग स्किल चेक करता है, क्या स्टूडेंट पढ़कर इंग्लिश में पैसेज समझ सकता है, और स्पेशली वाइड रेंज ऑफ एरियाज से। तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन जब करते हैं तो हम उनको सलाह हमेशा देते हैं कि वो एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है। इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पेशली नॉन फिक्शन। कई स्टूडेंट्स को जिंदगी में कोई रीडिंग का ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो उनको हम कहेंगे कि वो पहले नॉवेल्स वगैरह से स्टार्ट करें, और फिर बाद में जब थोड़ा कंफर्ट हो जाए रीडिंग के साथ, इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ, फिर थोड़ा जो नॉन फिक्शन रीडिंग हो सकती है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनको लेते हैं, फिर बातचीत को जारी रखेंगे। प्रवीण है हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त लाइन पर। पूछिए प्रवीण। हाय, गुड आफ्टरनून जी बताइए। मेरा सवाल ये है, मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है ऑफलाइन का, तो मुझे ऑफलाइन एग्जाम देना है। मुझे किन चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहली बार दे रहा हूँ? देखिए ऐसा है प्रवीण, आपने अच्छा किया है कि ऑनलाइन चूज किया है। ऑनलाइन पेपर देना, ऑफलाइन पेपर देना ऑनलाइन के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। अगर आपने ऑनलाइन चूज किया है तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको पूरा पेपर अच्छे से एक बार स्कैन जरूर कर लेना चाहिए देखने अटेम्प्ट करने से पहले। कई कैंडिडेट्स गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 1 देखा और वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बट वो ऑफलाइन बोल रहे थे। वो ऑफलाइन बोल रहे हैं, अच्छा ऑफलाइन है तो फिर तो और भी आसान है, स्कैनिंग करना आसान है। फिर अगर ऑनलाइन है तो थोड़ा स्कैनिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी सलाह देते हैं कि स्टूडेंट सिलेक्शन करें, क्वेश्चन सारे ना करें, ढूंढकर आसान वाले करें। अगर आपके पास ऑफलाइन का सिलेक्शन जैसा आप कह रहे हैं तो फिर तो बहुत और भी आसान है। पेपर को एक बार अच्छे से अटेम्प्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार पलट के अच्छे से देख लें सारे क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, कौन से सबसे आसान है, वहां से स्टार्ट करें और आसान पहले करें। आप देखेंगे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या बेहतर है, क्या चूज करना? देखिए ऐसा होता है, ऑनलाइन में सिलेक्शन कर पाना यानी कि पूरा पेपर को स्कैन करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। ऑफलाइन में क्योंकि कागज पे छपा है तो हमको आदत होती है सबको कि फटाफट कागज के पन्ने पलट कर हम देख सकते हैं। स्कैनिंग में टाइम इसलिए ऑफलाइन में कम लगता है, तो पेपर में अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा एडवांटेज स्टूडेंट को मिल सकता है, टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, या कहें कि ऑनलाइन में थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। अच्छा। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सूरत से नवीन कुमार है हमारे साथ। नवीन जी पूछ सकते हैं। नवीन जी बताइए। हाँ, मेरे को ये पूछना था, मैथ में जो तैयारी करनी है उसमें मैथ में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके लिए कौन सा बुक बेटर रहेगा, और उसके लिए कैसे हम, कुछ सवाल डिफिकल्ट होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, तो टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। श्योर। देखिए ऐसा है, क्वांट के लिए अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जो मैथ का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो 6th से 10th तक का मैथ्स है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर वीक है तो उसको हम ये सलाह देते हैं कि वो एनसीईआरटी की बुक्स
से वापस जाकर 6 से 10th का मैथ्स एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट रीजनेबली स्ट्रांग है तो कई सारे बाजार में मटेरियल अवेलेबल हैं, कई ऑथर्स की बुक है, मैं कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं लूंगा, और इसके अलावा कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें से आप मटेरियल आप वहां पर ज्वाइन करके सारा मटेरियल एक साथ मिल सकता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज 6 से 10th का मैथ्स का जो सिलेबस है वही सिलेबस मैट अभी उसको मान के चलता है, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट मैंने पीछे वाले कॉलर में भी बोला कि पेपर में जरूरी नहीं है कि आप सारे सवाल कर आएं, गिवन टाइम में आप जितने मैक्सिमम कर सकते हैं वो करना ही टाइम मैनेजमेंट है। उसके लिए आसान सवाल ढूंढकर उसको अटेम्प्ट करना और मुश्किल सवाल अगर दिख रहा है तो उसको छोड़ देना ही टाइम मैनेजमेंट है। बिल्कुल ठीक है, उसमें वक्त ना अपना वेस्ट करें, टाइम ना वेस्ट करें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वापस आते हैं उस पर, आप बता रहे थे इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे आरसी की। तो आरसी में इस तरह से अगर हम रीडिंग स्किल इंप्रूव करेंगे, और इसके अलावा जैसे दूसरे कॉलर की बात है कि क्या मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे पैसेजेस और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अवेलेबल है। उसको टाइम बाउंड मैनर में करें, कोई भी चीज करें प्रैक्टिस टाइम के साथ करें, ताकि आपको आसान को चुनने की क्षमता हो और मुश्किल को छोड़ने की क्षमता हो, बस यही एक ध्यान रखना है। ठीक है, द्वारका दिल्ली से कॉलर है हमारे साथ, मुस्कान है, उनसे बात कर लेते हैं। मुस्कान बताएं। जी हाँ बताइए क्या जान पूछिए। मुझे ये पूछना था कि जो इसमें मैथमेटिक्स का पार्ट, इंग्लिश का तो पार्ट ठीक है, पर उसका जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है थर्ड ऑप्शन पे, उसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? कौन से ऑप्शन? मैथ्स के लिए कह रही है। मैथ्स के लिए तो अभी हमने बात करी ही है कि मैथ्स के लिए किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। मैंने पहले बताया 6ठी से 10वीं क्लास तक का सिलेबस उनका मैथ्स का रिपीट हो रहा है, तो उसी को हम फोकस कर सकते हैं, यही सबसे ज्यादा तरीका है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्शन है जैसे डेटा एनालिसिस है, डेटा कॉम्प्रिहेंशन है, वो सेक्शन अभी स्टूडेंट्स ने ज्यादा फेस नहीं किया होता है, तो उसके लिए अच्छा रहता है कि अगर आप जैसे कोचिंग करें या कोई किताब से अगर आप पिकअप करें तो उसमें देखेंगे कि आपको सिलेबस पता चल जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारा तो मैथ्स के स्टैट्स में से आता है, जैसे किसी ग्राफ को इंटरप्रेट करना है तो वो स्कूल में मैथ्स में सिखाया जाता है, वही चीज को हमें और अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस बार बार करना है। तो इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, हमें प्रैक्टिस टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि कभी भी बिना टाइम घड़ी देखे टाइम प्रैक्टिस ना करें। दूसरी चीज, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो उसके अंदर पेपर को, जैसे मैंने कहा, इजी क्वेश्चन को पिकअप करने की और मुश्किल को ड्रॉप करने की ही आपको एबिलिटी डेवलप करनी है धीरे धीरे, तो वो बार बार होगा। अभी लाइन पर वो कुछ और भी कहना चाह रही हैं। मुस्कान कहिए। मैथमेटिक्स जो हमारा डाटा एनालिसिस का जो एफिशिएंसी है, तो उसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? क्या है? आप समझ पाए क्या? नहीं, मैं नहीं समझ पाया। मुस्कान दोबारा बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? जो डाटा एनालिसिस की जो तैयारी है उसकी वो तैयारी हम कैसे कर डाटा एनालिसिस की तैयारी कैसे करें? अच्छा, ये जानना चाह रही मैं वही बता रहा था कि डेटा एनालिसिस का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें कई सारे तरीके के सवाल आते हैं। जैसे किसी ग्राफ को दे दिया गया स्टूडेंट को, अब वो लाइन ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, तो ये सब तरीके के ग्राफ को प्रैक्टिस करने के लिए एक मटेरियल ले लें, जैसे कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या बाजार में कुछ किताबें भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैट का खुद का थोड़ा मटेरियल अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो ये कर सकते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पैसे बहुत कम लगेंगे और मटेरियल काफी सारा मिल जाता है। तो ये करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन उसके अंदर अवेलेबल हैं। वो क्वेश्चंस को पहले तो सारे को समझ लें कि किस तरह से करना होता है, उसके बाद उसको टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि डेटा एनालिसिस का सेक्शन फिर आसान लगने लगेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए नया होता है तो कई बार स्टूडेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं, उसी घबराहट को निकालने के लिए उसको अच्छे से देख लेना जरूरी है। अभी काफी टाइम है, आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें अंकुर जी, तो जो 5 सेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट्स को ज्यादा मुश्किल कौन से सेक्शन में आती है? देखिए, आप देख ही रहे हैं सबसे ज्यादा कॉलर्स के भी सवाल मैथ्स से ही आ रहे हैं। हाँ। तो शायद मैथ्स में ही थोड़ा सा एक दिल में डर होता है स्टूडेंट्स के। तो मैं ये कहूंगा कि मैथ्स को कोई रटना तो नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बार बार करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। दूसरा जो बात हुई कि डेटा एनालिसिस क्योंकि नया सेक्शन है, स्कूल में ज्यादा फोकस नहीं हुआ है, तो वो एक नया होने की वजह से कई बार लोगों को डरा देता है। इन्हीं पर लोग ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन आप देखेंगे इंटेलिजेंस और क्रिटिकल रीजनिंग जैसे सेक्शन जो हैं वो भी नए हैं। उसमें इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स टाइप भी आते हैं थोड़े से, जैसे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम पजल्स कह सकते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स कोई पजल की बुक से कर सकते हैं, अदरवाइज वही बात है कि कोई मटेरियल लेकर सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी उनको काफी आराम रहेगा।
इसके अलावा इंग्लिश के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे आरसी की, दूसरा सेक्शन जो है उसके अंदर वीए का है। उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं जैसे कोई पैरा जंबल का हो गया कि एक पैराग्राफ को आगे पीछे करके दे दिया, या वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी हम स्टूडेंट्स को ये सलाह देंगे कि अपने बेसिक्स को इंप्रूव करें, पहले वर्ड्स को समझें और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स एक अच्छी किताब से रिवाइज करें, तो देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन फिर वो कर सकेंगे। उसके बाद वही प्रैक्टिस करें और टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें कहाँ गलती हो रही है, उस तरह से तैयारी की जाएगी। ठीक है, जीके का जो सेक्शन होता है उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, डे टू डे जो करंट अफेयर्स हैं उनसे अपडेटेड रहें, या और भी बिल्कुल यही मैं कहूंगा। मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना उनके लिए दो मेजर बेनिफिट करेगा। एक तो उनका इंग्लिश इंप्रूव होगा और दूसरा जो जीके सेक्शन है वो इंप्रूवमेंट आएगा। एग्जाम के अंदर क्योंकि जीके का मार्क्स मेन स्कोर में लगाया नहीं जाता है, तो कई स्टूडेंट्स को इग्नोर करने की गलती करते हैं। ध्यान रखें कि आगे जाकर जब कॉल आ जाएगा तो जीडीपीआई के टाइम में भी उनको जीके का जरूरत होगा। इसके अलावा जब बी स्कूल में एमबीए करेंगे तब भी जीके का जरूरत होगा। तो इसलिए जीके के लिए जैसा आपने खुद ही कहा कि एक अच्छा न्यूज़पेपर हो, इसके अलावा अच्छा न्यूज़ चैनल देखें और उसके ऊपर न्यूज़ को ऑब्जर्व करते रहें, समझते रहें, तो धीरे धीरे अपने आप सब समझ में आने लगेगा और उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सोनू से बात कर लेते हैं। सोनू कुमार हैं भागलपुर बिहार से इस वक्त हमारे साथ। सोनू, पूछ सकते हैं आप? क्या मैडम? बताइए क्या जानना चाहते हैं? एमएससी के लिए क्या जी आपका वेबसाइट है न्यूज वर्ल्ड इंडिया, इस पे देर आर क्या कहना चाह रहे हैं आप सोनू? आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं हम। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बहरहाल, तो जीके में आप कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर देखिए, जैसे अगर आप सेक्शन का नाम देखें, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट उन्होंने नाम रखा है, तो फोकस इंडिया के ऊपर है और वर्ल्ड के ऊपर भी है। स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट, एक बिजनेस किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, बिजनेस एग्जिस्ट्स इन एन एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट को बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो समझने के लिए एक कॉमन अखबार पढ़ना, शुरू में हेडलाइन से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे थोड़ा न्यूज पढ़ें, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। कुछ पर्सनालिटीज के नाम, कोई मेजर इवेंट्स, कोई कॉन्फ्रेंसेस, नोट्स बनाने भी जरूरी होते हैं। नोट्स बनाना शायद इसमें इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझ लें बहुत है। क्योंकि नोट्स बनाने की जरूरत वहां पड़ती है जैसे सिविल सर्विसेज के लिए होता है कि वहां पर आपको फिर एसे लिखना होगा, तो उसके लिए डिटेल में डेटा अवेलेबल लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहना चाहिए। यहाँ शायद उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, वाराणसी से विवेक जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। विवेक जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मैथ में जो कॉलेज है, जोर से बोलिए विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैं कॉलेज की प्रायोरिटी जानना चाह रहा था मैम कि कॉलेज का क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी, जो कौन से कॉलेज अच्छे पढ़ेंगे मैथ में, कॉलेज रैंक के बेसिस पे। देखिए ऐसा है, मैट के एग्जाम के अंदर वैसे तो 600 कॉलेजेस हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ज्यादा जैसे मशहूर कहे जा सकते हैं, तो उसमें कुछ नाम है जैसे बैंगलोर में ग्रेट लेक्स है, इसमें चेन्नई में ग्रेट लेक्स है, इसके अलावा बैंगलोर में XIME जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन है, इसके अलावा ITM है नवी मुंबई में, और बैंगलोर में क्राइस्ट एक कॉलेज है, नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, पूना में है BIMM बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं। नोएडा में बिमटेक है, इसके अलावा SIES है, इसके अलावा IPE हैदराबाद है, और काफ़ी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक नेशनल लेवल पे मैट के अंदर मशहूर माने जाते हैं। इसके अलावा ये कर सकते हैं स्टूडेंट के अपने आसपास के एरिया में अगर वो जाना चाहते हैं तो वहाँ के कॉलेजेस में देख सकते हैं। हर एरिया में काफ़ी कॉलेजेस हैं जो उसके हिसाब से फेमस रहेंगे, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ इस वक्त, पवन जी हैं। पवन जी, पूछिए। हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जितने भी IIM हैं, इनमें MBA करते हैं बच्चे, तो ये क्या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? अगर गवर्नमेंट है तो इतनी ज्यादा फीस मैम 17-18 लाख रुपए लगती है फीस इनमें, तो उसका क्या है? वही कुछ गवर्नमेंट का कॉलेज एक दिल्ली में भी है, फेमस करके है, तो उसकी फीस बड़ी कम है। अच्छा, दूसरा मैं ये भी जानना चाह रहा था कि इसका जो ये MBA जो बच्चे जो कट ऑफ जो आता है, तो ये क्या टोटल मतलब सिर्फ रिटर्न का ही कट ऑफ आता है, इसके बाद में कुछ और भी स्टेप होते हैं कॉलेज में एडमिशन होने के, या हम मान लें कि जो कट ऑफ में आ गया बच्चा उसका 100% उसमें एडमिशन हो ही जाएगा कॉलेज में? ठीक है, इनके सवाल दो हैं, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला इन्होंने पूछा कि IIM क्या भारत सरकार के हैं, और अगर हैं तो इतनी फीस ज्यादा क्यों है? देखिए, IIM भारत सरकार के ही हैं। सारे IIM इंडियन गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। इनको कहते हैं दे आर इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
तो ये 20 IIM है इंडिया में, सबके सब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हैं। फीस ज्यादा है या कम है, इस पे तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता कि ज्यादा क्यों है। ये जरूर है कि सरकार ने उनको ऑटोनॉमी देने के लिए कहा है कि भाई अगर वो ऑटोनोमस होना चाहते हैं तो वो अपने खर्चे खुद उठाएं। तो लेकिन यहाँ से निकलने के बाद स्टूडेंट्स का जो पैकेज होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए मैं एक और वो चीज कॉम्पेंसेट हो जाती है। मैं पवन जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं। मैं उसमें एक पॉइंट उनको बताना चाहूंगा। अगर आप पुराने IIMs देखें, जैसे IIM अहमदाबाद है, बैंगलोर है, इनकी फीस वास्तव में 17, 18, 20 लाख 22 लाख रुपए हो गई है। तो स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि हमारा अगर हो भी गया तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। मैं स्टूडेंट्स को 2 सलाह दूंगा। अगर स्टूडेंट गरीब परिवार से हैं तो सभी पुराने IIMs ने स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो गरीब घर से थे और IIM अहमदाबाद हो गया एडमिशन, तो उन्होंने वास्तव में सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस दी है 2 साल की। ठीक है। तो पहली बात तो पवन जी घबराएं नहीं, अगर किसी का होता है तो फीस का अरेंजमेंट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर फीस का अरेंजमेंट नहीं भी है फॉर सम रीजन, तो लोन बहुत आराम से मिल जाता है। और एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन बहुत आराम से मिलता है और चुकाना बहुत आसान है क्योंकि पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। कट ऑफ इनका जो दूसरा सवाल था कि क्या कोई और भी स्टेप्स हैं एडमिशन के लिए? देखिए बिल्कुल सही सवाल पूछा है। कट ऑफ अभी जो आए हैं वो सिर्फ एक फर्स्ट राउंड का शॉर्टलिस्टिंग हुआ है। अभी दूसरा राउंड होगा जिसमें कुछ जगह GD होगा और ज्यादातर जगह एक वैट यानी कि एसे राइटिंग का सेक्शन होगा। इसके अलावा इंटरव्यू होगा। ये सेकंड राउंड को क्लियर करने के बाद ही एडमिशन मिलेगा। तो अभी सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है। सूरत से नवीन जी है हमारे साथ। नवीन जी पूछिए। मैम मेरे को ये पूछना था सर से कि ये नेगेटिव मार्किंग होता है, तो अगर मेरे को कोई प्रश्न नहीं आता और मेरे पास टाइम बहुत कम है, जैसे कि 10-15 मिनट बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ कि कोई एक ऑप्शन चूज कर, जैसे ए कर देता हूँ, तो वो बेनिफिशियल है कि एकदम छोड़ ही देना बेनिफिशियल है? मेरे को ये जानना था। जी देखिए ऐसा है नवीन जी, अगर आपके पास टाइम कम है तो आखिरी 5 मिनट में जो आप कर रहे हैं उससे आपको फायदा नुकसान जहां तक है जनरली बराबर होगा। कोई विशेष फायदा नहीं होगा पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। मैं आपको सलाह वही दूंगा जो मैंने प्रोग्राम में पहले दी कि जिस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आता है उसको तो आप छोड़ दें, और जिस क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं 4 में से, उसमें आप बचे 2 ऑप्शंस में से आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.25 ही रहेगी जबकि सही के मार्क्स आपको 1 मिलेंगे। तो इसलिए आपको एडवांटेजेस है, बस यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। संभल से विकास शर्मा है हमारे साथ। विकास जी पूछें। विकास जी। हाँ जी नमस्कार, बताइए। मैं काम कर रहा हूँ, मैथ में तैयारी कर रहा हूँ, तो कैसे करें? मैथ की तैयारी कैसे करें? इसमें कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका? हम लगातार मैथ की तैयारी पर ही चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास बातें जो आप जानना चाहते हैं? विकास जी कुछ खास जो आप जानना चाहते हैं? तैयारी तो अपने आप में बड़ा ब्रॉड टर्म है, हम लगातार तैयारी की ही बात कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहूंगा, उनके सवाल से मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी कहेंगे कि शायद फरवरी के एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है। हाँ। मैं उनकी बात से मानूंगा कि हाँ बहुत लंबे तो समय नहीं बचा, महीना भर से भी कम है। ये एग्जाम साल में 4 बार होता है। अभी मई में होगा, इसके बाद फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर यही साइकिल चलता रहेगा। जो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा कि वो न्यूज़पेपर्स पढ़ने से स्टार्ट करें और अपने मैथ्स के बेसिक्स रिवाइज करने से स्टार्ट करें। ठीक है। तो उससे आपका इंग्लिश, इंटेलिजेंस, क्रिटिकल रीजनिंग एक तरफ प्रिपेयर हो रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट, इंडियन एनवायरनमेंट प्रिपेयर हो रहा है। इसके अलावा मैथ्स पढ़ने से आपका जो मैथ्स का मैथमेटिकल एबिलिटी का सेक्शन है और डेटा एनालिसिस और डेटा का सफिशिएंसी का सेक्शन है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए बेसिक पहले करें और एग्जाम की जो सेक्शन है उसकी तैयारी पर थोड़ा बाद में आए, चाहे 1.5-2 महीना 3 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कई स्टूडेंट्स का लेवल काफी वीक होता है, उनको ज्यादा टाइम चाहिएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मैं 3 महीने में कैसे तैयारी करूं। 3 महीने में, कई लोग तो 1 महीने में भी कर सकते हैं अगर वो बहुत ब्राइट हो, और अगर कोई वीक हो तो साल भर भी लग जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अपना प्रिपरेशन जानने के लिए एक मॉक टेस्ट दें। कोचिंग में जाकर आप पता कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें आपको अपनी लेवल ऑफ एबिलिटी का पता चल जाएगा। उससे आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। एग्जाम से पहले एक तरह का आप एग्जाम देते हैं लेकिन उसका नतीजा जो है वो सिर्फ आप ही तक रहता है। ये बहुत अच्छी टिप आपने दी है अंकुर जी। और बहुत जल्दी से बस मैं ये और जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या गलतियां स्टूडेंट्स को आप एडवाइस करेंगे वो ना करें, बहुत कॉमन ऐसी गलतियां जो वो कर बैठते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम? श्योर, प्रिपरेशन के ऊपर तुम ज्यादातर फोकस कर ही चुके हैं। कॉमन गलती होती है कि स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जबकि क्योंकि एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का भी है तो टाइम बाउंड मैनर में ही सॉल्व करें और हमेशा छोटे क्वेश्चन ढूंढने पर, आसान क्वेश्चन ढूंढने पर
जो कम टाइम लेते हैं उनको ढूंढने पर जोर दें, लंबे क्वेश्चन को चाहे वो आते भी हों उनको प्रैक्टिस में ही छोड़ना सीखें। दूसरी बात, एग्जाम में कॉमन मिस्टेक होती है ईगो प्रॉब्लम। स्टूडेंट मुश्किल क्वेश्चन देखता है और सोचता है मैं कर सकता हूं, वो ये नहीं ध्यान रखता है कि उसको एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन छोड़ने क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, मार्क्स सबके बराबर हैं, तो वो गलती करते हैं, ईगो में आ जाते हैं और एक मुश्किल क्वेश्चन के साथ बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसी में जब तक रियलाइजेशन होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तब तक पेपर खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर OMR शीट बेस्ड एग्जाम कर रहे हैं यानी कि ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो कभी भी किसी सेक्शन में ऐसा ना करें कि पूरा पेपर इकट्ठा एंड में जाकर आप मार्क कर रहे हैं। मैं ये सलाह दूंगा कि हर क्वेश्चन के बाद या 2-3 क्वेश्चन के बाद अपने आंसर्स को अपनी OMR शीट में मार्क करते रहें। कभी कभी ऐसा गलती से हो जाता है कि स्टूडेंट OMR भर ही नहीं पाते हैं और शीट ले ली जाती है। पेपर करने के बाद भी पेपर के मार्क्स ना मिले तो फिर एक बहुत ही अजीब सी स्थिति हो जाती है, तो उसका ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आपका अंकुर जी यहाँ पर आने के लिए और सक्सेस टिप्स देने के लिए तमाम स्टूडेंट्स को, वो जो मैट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट जो फरवरी में एग्जाम का अटेम्प्ट लेने वाले हैं। और इसके साथ ही सक्सेस मंत्रा में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।